हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो हमारी आज की क्लास है ये हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है। मैथमेटिक्स वो वाला जो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं इससे पहले भी 2-3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जैसे परसेंटेज, नंबर सिस्टम और साधारण ब्याज। आज जो हमारी क्लास है वो हमारी रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात तथा समानुपात। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं एक तो हमारा चैप्टर परसेंटेज और दूसरा हमारा चैप्टर अनुपात तथा समानुपात। ये हमारे अर्थमेटिक में किसी भी सरकारी जो पेपर हैं उनको देने के लिए ये बहुत आवश्यक है, ये हमारे से बिल्कुल आने ही चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको परसेंटेज पढ़ना होगा तो आप पिछले वाले लेक्चरों को देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आप बड़े ध्यान से इन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो मैं इसको तुम्हें एक एक टाइप वाइज तुम्हें पढ़ाऊंगा। पहले अनुपात पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद समानुपात। धीरे धीरे से हम सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। आप अपना ध्यान बस यहाँ पे केंद्रित रखें। देखो, अगर मैं अनुपात और समानुपात की बात करूं, पहली बात तो अनुपात क्या चीज है। देखो, अगर मैंने लिखा कहीं पे ऐसे लिख दिया कि 2:3, 2:3 लिख दिया। उसके बाद में लिखा 12:14। अब मुझे बताइए कि इसमें जो अनुपात की फॉर्म है कौन से वाली सही है। आप बोलोगे सर अनुपात की फॉर्म ये वाली सही है, ये वाली अनुपात की फॉर्म सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि भाई इसका जो HCF है ना वो 1 से ज्यादा है। आप हमेशा ध्यान रखना, अगर हम अनुपात बोल रहे हैं ना, तो अनुपात बोलने के लिए उनका दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 2×6=12 और 2×7=14। तो अब इसकी ये अनुपात फॉर्म हो गई। आ गई बात समझ में? अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन देख लो भाई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से। देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन इससे आएगा, जैसे मैं लिखूं 3x = 4y, तब x अनुपात y क्या होगा। मैं बिल्कुल छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूं। अगर 3x = 4y है तब x अनुपात y क्या होगा। मैं इसको पूरा तुम्हें ओपन करके भी बता रहा हूं और डायरेक्टली इसका आंसर लगाना कैसे है वो भी। ये कभी पेपर में तो देखो आएगा नहीं, लेकिन ये वाली फॉर्म आगे चल के जितने भी मैथ्स के चैप्टर पढ़ेंगे उनमें बार बार क्वेश्चनों में ये बनती रहेगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, आपको पता है कि ये 3x = ये 4y। मैंने क्या करा, इस 3x, ये जो y है इधर गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में बराबर कितना आया? 4। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से तुम्हें समझा रहा हूं। इधर x/y, ये इधर गुणा में है, उधर जाके कहां पे पहुंचेगा? भाग में। तो ये क्या आ गया? 4/3। तो x/y क्या आया? 4/3। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि x अनुपात y कितना आ गया? 4:3। अब आपने एक बात देखी होगी सर कि x के साथ तो 3 था, y के साथ 4 था, लेकिन जब मैं अनुपात बनाने गया तो x का मान तो 4 आया और y का मान 3 आ गया। तो ये तो थी इसकी बेसिक फॉर्म। लेकिन हमेशा आगे के लिए अगर मैं बात करूंगा तो आगे के लिए आप बार बार इसको ऐसे नहीं सोल्व करोगे। इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे? जैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5x = 6y। तो हमें पता है जो 7 वाली वैल्यू है वो 7 वाले की हो गई नहीं। बस सीधी सी बात है, जो 7 में लगा हुआ है ना वो 7 का नहीं है, वो दूसरे वाले का है। क्लियर हो गई बात? तो यहां से x/y डायरेक्ट क्या बन जाएगा? 6/5। क्लियर हो गई तुम्हें फर्स्ट फॉर्म। रेशो की पहली फॉर्म तुम्हें क्लियर हो गई। ये तो रेशो में था पहला क्वेश्चन। अगर सर ऐसे ही फिर 3 वाला आ जाए, फिर 3 वाले में हम क्या करेंगे? तो भाई 3 वाला भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में भी ऐसे लिखा मैंने कि 2x = 3y = 4z। ठीक है, देन x/y/z क्या होगा? क्लियर है? 2x = 3y = 4z, देन x/y/z का अनुपात क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों हुआ। देखो, ये जो है ना तुम्हारा ये जो बराबर है, इसके अंदर बहुत बड़ा लॉजिक है। आप इधर वाला क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं ना, इस बराबर के लॉजिक को समझो। ये कह रहा है कि 3x = 4y है, मतलब x का मैं ऐसा मान रख दूं और y का ऐसा मान रख दूं कि x की गुणा तो मैं 3 में करूं और y की गुणा मैं 4 में करूं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। कहने वाली बात क्या है? देखो, जैसे x का मान यहां पे कितना निकला था, देखो यहां पे देखो, ये 3x = 4y है ना। यहां पे x का मान कितना आया था? 4 और y का कितना आया था? 3। अगर मैं यहां पे 4 रखूं और 4 के y के स्थान पर 3 रखूं, देखो ये क्या हो गया? 12 =
12, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये बराबर है और ये इसलिए पलट गया। तो 3x बराबर 4y क्या हो गया? अगर मैं x का मान 4 रखता हूं और y का मान 3 रखता हूं तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर। अब ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा भाई, यहां से x y z क्या होगा, तो मुझे x का y का और z का ऐसे मान चाहिए कि x का जो मान होगा वो 2 में गुणा करूं, y का जो मान होगा 3 में गुणा करूं, z का जो मान होगा 4 में गुणा करूं, तो वो तीनों के तीनों क्या आने चाहिए? बराबर। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है? देखो, इनको बराबर करने का आप सबसे पहले क्या काम करो, इन तीनों का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम समझते हो ना आप? एलसीएम ले लेंगे भाई 2 3 4। देखो एलसीएम वो होता है वो बड़े से बड़ा, वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 2 3 4 तीनों के तीनों काट पाए। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका है? आप सबसे बड़े वाले नंबर को उठाओ। अब वो कक्षा 5 7 वाला एलसीएम मत निकालना, सबसे बड़ा नंबर 2 3 4 में कौन है? 4 है। 4 को पकड़ो और 4 के पहाड़े पढ़ने स्टार्ट कर दो। 4 एकम 4, भाई 2 तो 4 को काट देगा, 3 नहीं काट पाएगा। आप बोलोगे सर 4 तिये 12, अगर मैं 4 तिये डायरेक्ट 12 पे अगर मैं जाऊं तो 12 को 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा। तो मैंने क्या ले दिया? एलसीएम 12 एलसीएम ले दिया। बस यहां से देख लो कि फैक्टर कितने बने, 2 छक्की 12, 3 चौके 12 और 4 तिये 12। यही मेरा एक्स वाई जेड का क्या है? मान है। यही एक्स रेशो वाई और रेशो जेड है। आई सब बच्चों के बात समझ में? आप क्या काम करोगे इस वाले क्वेश्चन में? 2x बराबर 3y 4z, देन एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। तो आप इस सिनेरियो को बनाने के लिए आप सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम लिया, 2 3 4 का जैसे एलसीएम लिया, फिर देखेंगे कितनी बार ये इसका गुणज है। ये 2 छक्की 12 है, देखो ये 3 चौके 12 है और ये 4 तिये 12 है, और यही क्या हो गया? 6 4 3 इसका रेशो बन गया। मतलब इसका क्या बन गया? ये अनुपात बन गया। इसके बाद अभी थोड़ा आगे बढ़े भाई बाल को, फिर इससे थोड़ा सा अभी आगे बढ़ते हैं। भी जो पीछे 2 टाइप पढ़े वो तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। अब इसके अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, देखो मैं इसको टाइप वाइज ही लेके चल रहा हूं, है ना। 2 टाइप हो गए और तीसरे टाइप को भी देख लेंगे। पहला टाइप आ गया समझ में अच्छे से, दूसरा टाइप समझ में आ गया अच्छे से, तीसरे टाइप को देख लो। देखो तीसरा टाइप क्वेश्चन इसमें ऐसा बनेगा कि ए रेशो बी बराबर 2:3 और बी रेशो सी इसको ले लो 3:4। तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? आज रेशो की क्लास करने के बाद आप पूरे रेशो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करना। आज की क्लास में मैं तुम्हें ना सारा का सारा बेसिक सिखा दूंगा। आप क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन इसके कल से स्टार्ट करेंगे। आज तो मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूं, कल से जो तुम्हारी बुक्स के अंदर क्वेश्चन है या जो तुम्हारे पिछले पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अभी जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। देखो ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी कितना है? 3:4 है। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। देखो ए रेशो बी और बी रेशो सी, आप इसमें देख रहे हो कि भाई बी इसमें भी कॉमन है और बी इसमें भी कॉमन है, दोनों में बी कॉमन है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि बी का मान यहां पे भी 3 है और यहां पे भी क्या है? 3 है। तो आप क्या काम करोगे? तो ए बी और सी, देखो यहां पे ए बी, एक बी और है और एक सी है, तो ए बी सी डायरेक्ट क्या गया? तो ए और बी का अनुपात कितना है? 2:3 और बी और सी का अनुपात कितना है? 3:4। देखो अगर ये b बराबर हो गया तो डायरेक्ट यहां से अनुपात क्या बन जाएगा? 2 3 और 4। कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो अनुपात क्या बन गया? 2 3 4। बताओ सब बच्चे के समझ में आया कि नहीं आया? अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर सर ये b बराबर ना होता तो फिर हम क्या करते? अरे b बराबर ना होता तो उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, आप टेंशन ना लो। देखो अगर b बराबर ना होता तो मैं क्वेश्चन लेने की और कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, इधर से तो दिख रहा है ना सब। चलो मैंने क्या किया? a रेशो b लिया भाई 3:4 ले दिया, ए रेशो बी 3:4। मैंने बी रेशो सी ले दिया 8:11। तो मैंने पूछा तब ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? आई बात समझ में? ए रेशो बी इतना है, बी रेशो सी इतना है, तो ए बी सी का मुझे मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे मैं ए को ले रहा था, बी को ले रहा था और सी को, तो ए बी का ऊपर मान कितना है? 3 4 और नीचे कितना है? 8 और 11। नीचे कितना हो गया? 8 और 11। तो अब इसको कैसे करना है? देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, इस b को भी 8 बना लो, मतलब जो b जो कॉमन है ना उसको तुम बराबर कर लो। समझ में आई बात?
जो तुम्हारा कॉमन है ना, देखो बी कॉमन है तो कॉमन को क्या कर लो, इसमें बराबर कर लो। अब बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूं, तुम्हें इधर दिख रहा होगा ना, ए बी का मान कितना है, देखो इधर है, यहाँ पे देखो बी कॉमन है इसमें। तो आप एक काम करो, बी को बराबर करो। तो बी को बराबर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर पूरे में कितने से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन गया, इधर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और ये कितना बन गया 8:11। देखो यहाँ पे फिर क्या हो गया, बी बराबर हो गया। तो अनुपात यहाँ से कितना बन गया 6, 8 और 11। नहीं समझ में आया। अगर कॉमन वाली संख्या, जो कॉमन वाला नंबर है वो बराबर ना हो, या तो उसको तुम क्या काम करो, बराबर कर लो। बराबर करने के लिए देखो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, तो b यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 8 है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो b बराबर था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारा जो b है वो अलग है, यहाँ पे b है अलग, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो 4 को ही 8 बना लो भाई, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो 4 को 8 बनाने के लिए ऊपर वाले में मुझे 2 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे वाले में मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 से। जरूरत भी नहीं थी उसकी मल्टीप्लाई करने की। तो ये कितना हो गया 6, 8 और 11, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, बी तो बराबर हो गया और 11 एकम 11। एक सॉल्यूशन तो था ये कि इसको बराबर कर लो। अभी अगर तुमसे बराबर करना नहीं आया, ये फॉर्म 4 में आ गई, तो फिर क्या काम करोगे, अभी ए अनुपात बी कितना है 3 और 4 और सी बी अनुपात सी कितना है 8 और 11। तो आप एक काम करोगे, जो भी बॉक्स ये खाली बचे, देखो एक ये खाली बच रहा है और एक ये खाली बच रहा है, इसके सामने वाली संख्या को यहाँ पे लिख दो। लिख दिया सामने वाली संख्या को, और इसको 8 को कहाँ पे लिख दो, इधर लिख दो। क्लियर हो गया। अब इनकी आपस में क्या मार दो, मल्टीप्लाई मार लो। देखो आपस में मल्टीप्लाई मारोगे तो 8 3 24, ये 24 आया भाई, दिख रहा है ना नीचे यार, 8 3 24 आ गया। ये कितना आया 8 चौक 32 आ गया, और ये कितना आ गया 11 चौक 44। अगर इसको मैं काट दूंगा तो ऊपर कर रहा हूं, अगर इसको मैं काट दूं तो कितना बन जाएगा 6, 8 और 11। क्लियर हो गया। आपको करना ऐसे ही है, ठीक है, नहीं डायरेक्टली आप बी को बराबर कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आप इन सबको उतार लेंगे अपनी कॉपी में। ये टाइप सी था, ए भी आ गया समझ में, बी भी आ गया और टाइप नंबर सी भी आ गया। अब टाइप नंबर किसकी साइड पे चलते हैं, टाइप नंबर डी की साइड में चलते हैं। उतार लेंगे इसको जल्दी जल्दी से। चलो भाई प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 4 की साइड चलते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है, देखो जैसा टाइप नंबर फर्स्ट था ना, ऐसा ही उसको ही थोड़ा सा आगे लेके बढ़ेंगे। टाइप नंबर 4 को मैंने लिखा x/2 बराबर y/3, x/2 बराबर y/3। तो x/y क्या होगा, क्लियर, x/2 और y/3, तो x/y क्या होगा। देखो मैं इसको तुम्हें ना पूरा ओपन करके भी समझा रहा हूं और डायरेक्ट इसका आंसर देना कैसे वो भी सीख लेना। हमें पता है यहां से हम इसकी कैंची गुणा करेंगे, तो ये क्या बन गया 3x बराबर 2y। देखना है पहले वाले क्वेश्चन बन गया, क्या आप बोलोगे यहाँ सर जी तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ से x और y का मान कितना निकल के आ गया, डायरेक्ट 2:3। मैंने बताया था जो साथ वाले के साथ होगा वो दूसरे का ही है ना, जो साथ में लगा हुआ है वो दूसरे का ही है, जो दूसरे के साथ में वो क्या है अपना। तो एक्स वाई कितना आ गया 2/3। अब एक कंसेप्ट तुम्हें और बताया था इस वाले में कि यहाँ पे x और y के मान ऐसे रखना है कि 3 और 2 में गुणा करके ये बराबर हो जाए। तो ऐसे फिर यहाँ पे भी तो होगा, है भाई, यहाँ पे भी तो होगा कि x और y का ऐसा मान रखना है कि दोनों बराबर हो जाएं। तो आप खुद देखो, अगर मैं x का मान 2 रख दूं तो 1 बनेगा और y का मान 3 रख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बराबर 1। तो आज के बाद अगर ऐसी फॉर्म में तुम्हारे से क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट x का मान तो 2 होगा और y का मान क्या होगा, डायरेक्ट 3 होगा। उसका रीजन मैंने बता दिया भाई, 2 यहां रखो 3 यहां रखो, देखो 2 यहां रख के देखो 3 यहां कट गए ना आपस में, तो 1 बराबर 1 आ गया। यही हमें करना था। ये जो बराबर है ना, ये तो बहुत मुश्किलों को हल कर देता है जहां पे भी आएगा। क्लियर हो गया। तो x का मान 2 और y का मान 3, तो रेशो क्या बना 2:3। अब आप बोलोगे सर अगर ये 3 में आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, तो 3 में भी चिंता करने वाली बात नहीं है भाई, 3 में भी देख लो। अगर मैं बोला ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर मैंने बात करी x/2 बराबर y/3 और z/4, अरे कितने भी आ जाएं, तुम्हें पता है बीच में बराबर लगा हुआ है, तो x का ऐसा क्या मान रखूं मैं, खुद बताओ, x का ऐसा क्या मान रखूं, y का ऐसा क्या मान रखूं, z का ऐसा क्या मान रखूं जो ये सारे बराबर हो जाएं। तो आप बोलोगे सर x का तो रख दो 2, y का रख दो 3 और z का कितना रख दो 4, बस बात खत्म। ये टाइप नंबर 4 था। किसी बच्चे को टाइप नंबर 4 तक कोई परेशानी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जो भी चैप्टर तुम्हें आज तक मैंने मैथ के पढ़ाए
या जो भी चैप्टर्स तुम्हें मैथ्स के मैं अब पढ़ाऊंगा कुछ दिन, ठीक है, वो सारे के सारे आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनके अलावा पेपर में आता ही नहीं है, सही बताऊं तो। आप कितना भी टफ पढ़ लो, कितना भी आसान पढ़ लो, आना वही है पेपर में जो पिछले 10 ईयर से आ रहा है, ठीक है। नहीं तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये सब तुम्हें पेपर में देखने को मिलेंगे। जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है उसको तुम वीडियो को बार बार करके देख सकते हो। क्लियर हो गई बात। और रही रेशो की चैप्टर की बात, देखो रेशो का चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है, इसमें इसको ना चैप्टर्स के अंदर ही मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं इसको चैप्टर को अलग से पढ़ाता हूं, क्योंकि ये और परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 40% हिस्सा कवर कर देंगे अर्थमेटिक। अगर ये आ गया ना तो तुमसे बहुत कुछ आ गया अर्थमेटिक में, कहने वाली बात यह है। चलो टाइप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मैं टाइप नंबर 5 की बात करता हूं, इसको हटा दूं जरा मैं। टाइप नंबर 5 थोड़ा बड़ा सा है। देखो भाई टाइप नंबर 5 की बात करते हैं। टाइप नंबर 5 में क्या है, अगर मैं टाइप नंबर 5 की बात करूंगा तो मैं ऐसे लिख रहा हूं x/2, फिर मैं लिख दूं 3y/4, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 2z/4, ऐसे मैंने लिखा। तब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसकी ऐसी बात नहीं है। तब x/y/z। नेक्स्ट वाली क्लास में जो आज मैं पढ़ाऊंगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, देखो इसके जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास से होने शुरू हो जाएंगे। मैं सारे क्वेश्चन रेशो वाले कराऊंगा कल को। परसों वाली क्लास में मैं अलग से अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन है ना उनको करा दूंगा, जो लेंथी वगैरह नहीं आते कुछ क्वेश्चन, उनको करा दूंगा, ठीक है। नहीं अभी इनको समझ लो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पता नहीं कितनी बार यही डायरेक्ट पूछा हुआ है पर्सन, है ना। तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखो आप एक बात बताओ, ये बराबर जो लगा हुआ है ना बीच में बराबर, ये सब समस्याओं का समाधान है। इसमें असल में ज्यादा सोचना नहीं है ना। आप एक काम करो, जो नीचे वाला है ना इसको ऊपर, इसके एलसीएम के ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वाला हट जाएगा। कहने वाली बात यह है कि हमें नीचे से ही हटाना है, बात खत्म। और पर्सन को पहले वाले के जैसा हमें बनाना है। तो आप एक काम करो सर, इसको ना हटाने के लिए आप एक काम करो, नीचे वाले का जो एलसीएम है उसके ऊपर मल्टीप्लाई मार दो। बिल्कुल भाई, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आया, आप बोलोगे सर नीचे वाले का एलसीएम आया 4, तो ऊपर मैंने क्या करा, सब में 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई दिक्कत, भाई नीचे से 4 हट जाएगा ना, ये जो भी है नीचे वो हट जाएगा। तो 2 से मैंने इसको काटा तो कितना है 2, 4 से तो ये 4 कट गया, 4 से तो ये 4 कट गया, तो ऊपर कितना बना 2x = 3y = 2z। बताओ बन गया क्या पहले वाला प्रश्न? अरे बन गया क्या पहले वाला प्रश्न? भैया नीचे से हटाना था, मुझे हटा दिया मैं। इसके जिसका जो एलसीएम है उससे ऊपर मल्टीप्लाई मार दी, ये नीचे से हट गया, तो 2x = 3y = 2z। अब इसका क्या लेंगे, ये टाइप थर्ड वाला बन गया। इसका एलसीएम कितना है 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, लो आ गया। किसी को कोई दिक्कत? ये वाला टाइप ज्यादा तेज तो नहीं बता दिया? अरे मैंने क्या काम करा, जो इनके नीचे थे ना ये जो नीचे वाले हैं, नीचे वाले को बोलते हैं हर का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई मार दी। हर का एलसीएम आया 4, तो 4 के ऊपर जैसे मल्टीप्लाई मारी तो 2 से तो 4 कटा 2 बार, 4 से ही 4 कट गया, 4 से 4 मुझे नीचे वाले सफा करने थे। और ये काम तुम्हें अंकों में करना है, पेन वैन से नहीं करना। तो ऊपर 2 बच गया, फिर 3 बच गया, 2 बचा तो 2x, ये कितना बचा 3y। और इसका ये जो टाइप नंबर थर्ड तुम्हें समझाया कि इस वाले का एलसीएम लेके आंसर आ गया। आप बोल, जैसे मैंने लिखा x/4 लिख दिया भाई, x/4। अगर मैंने लिखा 3x मैंने लिख दिया 3y/2, ये सही है, चलेगा। अगर मैंने लिख दिया 2z/3, ये चलेगा, ये दौड़ेगा पर्सन, ठीक है। वो पहले वाले में थोड़ा 2 से 4 वो तो वहीं पे कट जाता, लेंथी कर दिया, लेकिन बस थोड़ा सा समझाना था इसलिए। तो समझ में तो आ गया ना। तो 4, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा? आप बोलोगे सर 12, तो ऊपर 12 से मारो मल्टीप्लाई, मार दी भाई ऊपर से 12 मल्टीप्लाई। 4 से काटा 4 तिये 12, 2 से काटा 2 छकी 12, 3 से काटा 3 चौक 12, ऊपर कितना बना 3x, 6 18y, 4 दूनी 8z, 3 8 18, 18 दूनी 36, 8 से तो कटेगा नहीं, 36 दूनी 72 ही आएगा एलसीएम। तो 72 जैसे एलसीएम लिया, 3 से 72 काटने के लिए कितना बार 24 या 72, 24 रेशो 18 चौक 72 और 8 9 72, तो रेशो क्या बन गया 24 4 और 9 रेशो बन गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ तक रेशो में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक इसको उतारो अच्छे से। अभी चलते हैं टाइप नंबर 6। अरे सर कितने टाइप कराओगे आज? अरे कराएंगे, जितने क्वेश्चन हो जाए उतना बहुत है। आज की क्लास में से तुम्हें पक्का 1-1% हमेशा पेपर में मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई प्यारे बच्चों देखो, एक ये हो गया टाइप नंबर तुम्हारा 6। टाइप नंबर 5 तक हम सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है ये, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो ध्यान से। अभी बताया एक टाइप में, पीछे एक टाइप कराया था उसमें बताया था इसका सॉल्यूशन।
ए, बी और सी और डी। तो ए कितना है 3:4 है, बी कितना है 5:7 है, सी कितना है 8:9 है। इसमें क्या बताया था, जो भी खाली स्थान है उनको भर दो। सामने वाले ये 4 भरना है दो जगह, ये 7 है तो यहाँ पे 7 भर दिया, ये 8 है तो इधर भी 8, इधर भी 8, ये 5 है तो इधर भी क्या 5। मतलब सामने जो भी खाली जगह है ना और जो उनके सामने आ रहा है वो भरना है। देखो जैसे ये 4 था तो 2 खाली स्थान थे तो 4 भर दिया, एक खाली स्थान था तो यहाँ पे 7 भर दिया, इस 8 के पीछे इधर 2 खाली स्थान है तो 2 बार 8 भर दिया, और इधर क्या भर दिया 1 बार 5 भर दिया। अब एक बार देख लो कुछ कॉमन हो तो इसमें कटता है तो हम इसको काट सकते हैं। देखो आप एक बार बताओ मुझे, अगर यहाँ से मैं 4 काट दूं, कट गया 4, यहाँ से भी मेरा 4 कट सकता है, यहाँ पे भी मेरा 4 कट सकता है, और यहाँ पे भी 4 कट के क्या आ सकता है मेरा 2 आ सकता है। अब नहीं कटेगा कोई, तो ये कितना बना 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 15 दूनी कितना आ गया 30 आ गया, 5 अट्ठे 40 आ गया, 8 सत्ती कितना आ गया 56 आ गया, और 9 सत्ते कितना आ गया 63 आ गया। क्लियर। तो इसमें हमारे से क्या पूछा है, ए और डी का रेशो ज्ञात करें। तो ए और डी कितना है भाई, ए और डी आए हैं 30 और 63। 30 और 63 को आप अगर काटोगे तो यह आया तुम्हारा 10 रेशो में 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो हमारा जो आंसर आया 10:21 आया। इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछता है। तो आज की क्लास में मैंने रेशो को पूरा क्लियर कर दिया। कल की क्लास में मैं प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, मतलब समानुपात, और अनुपात और समानुपात को समझने के तुरंत बाद फिर मैं क्वेश्चनों की क्या करूंगा, सीरीज लगवाऊंगा। आप बिल्कुल बेचिंत रहें। पूरे रेशो एंड प्रोपोर्शन में तुम्हारे से भी कभी भी पेपर में, देखो रेशो और प्रोपोर्शन से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में हमेशा आएंगे। जिस भी पेपर को आप दोगे एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, इतना आप भरोसा मुझ पे कर सकते हो। इतना तो मुझे 2-2.5 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। नहीं, पेपर को देख के भी पता है कि कौन सा पेपर में आएगा कौन सा नहीं आएगा। आप बिल्कुल बेचिंत होकर पढ़ते रहें। 3 चैप्टर परसेंटेज, नंबर सिस्टम, साधारण ब्याज, अगर वो 3 चैप्टर्स भी आपने पढ़ लिए और ये रेशो का चैप्टर मुझसे पूरा पढ़ लिया, इसके बाद मैं चक्रवर्ती ब्याज भी करा दूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी करा दूंगा। डोंट वरी, आप इसको बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।